सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में क्लास 10th का ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इसको स्टार्ट किया था बेसिकली हमने और डिस्कस किया था कुछ चीज़ों के ऊपर। जैसे हमने देखा था कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही प्रायर है, सबसे पहले उसी को माना जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से ही अपना लाइवलीहुड गेन कर रहे हैं। हमारे देश की प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है, मतलब आधारभूत चीज़ माना जाता है। इवन मतलब आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एज अ ये भी कह सकते हो कि नेचर से मिलने वाली कोई चीज़ को बेच करके कोई लोग अपनी लाइवलीहुड गेन करें, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर का पार्ट, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। इवन हमने ये भी देखा था कि हमारी पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन इसी से इंगेज्ड है एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो कि हमारे लिए फूड का काम करते हैं वो सारे हमें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। हमने इवन ये भी देखा था कि कॉटन हुआ, रबर हुआ, इस तरह की कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और कुछ क्रॉप्स ऐसी भी है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। इवन हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चर आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से हमारी इकोनॉमी का पार्ट बना हुआ है। बहुत सारे लोग इसका पार्ट रहे हैं, ऐसे अपने लाइवलीहुड गेन कर रहे हैं और टाइम टू टाइम इसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजीज, इसके कोर्सेज एंड आप कह सकते हो ना ड्यू टू सम कोर्स ऑफ टाइम इसके अंदर बदलाव भी आए हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, तरीके बदले हैं। फिर इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक पार्ट डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, जीडीपी में भी, लेकिन जीडीपी में थोड़ा नेगेटिव पार्ट है कि 26% ही इसका पार्टिसिपेशन हम देखने को मिलता है जीडीपी में। लोगों का एम्प्लॉयमेंट की अगर अपन बात करें तो लगभग 2/3 ही पार्टिसिपेशन लोग अपना लाइवलीहुड इस सेक्टर से गेन कर रहे हैं। अब इसने ये कहा कि आगे एग्रीकल्चर को उसके साइज और कल्टीवेशन मेथड के बिहाफ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना वो यही होने वाला है कि फार्मिंग को कितने टाइप में हम एक्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडियन जो फार्मिंग है उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यही हमारा आज का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिक कुछ आज के लेक्चर में तो 2 ही हो पाएगा, 2 ही फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हमारी फार्मिंग टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो करें शुरू। चलिए, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा, पहले तो ये समझ लीजिए फार्मिंग टाइप कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ 4 टाइप की फार्मिंग की जाती है। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है इंटेंसिव, तीसरा है कॉमर्शियल और चौथा है एक्सटेंसिव। प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कॉमर्शियल, एक्सटेंसिव, ये 4 टाइप की फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, कई जगह पर आपकी बुक में केवल 1, 2 एंड 3 टाइप की फार्मिंग एक्टिविटीज़ को ही मेंशन किया गया है। ठीक है, केवल 3 टाइप की। कई जगह पर एक्सटेंसिव नहीं दिखाया जाता है बट कई बुक्स में बताया भी गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ लेंगे इंडिविजुअल के तौर पर, अदरवाइज तो इसको कॉमर्शियल का पार्ट बना दिया जाता है, इन्हीं में मिक्स कर दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, हम तो इंडिविजुअल पढ़ेंगे, अलग अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, आपको अगर बुक में 3 दिखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। करें शुरू। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट की ऊपर बात करते हैं जो कि है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है हम इनके वर्ड्स का मतलब समझें। प्रिमिटिव का मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में तुम्हें समझाऊं तो प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा जो मेथड है ना पुराना हो, ओल्ड स्टाइल। एंशंट भी कह सकते हो आप इसको, और इसको ये भी कह सकते हो सिंपल। ठीक है, ओल्ड स्टाइल कह दो, चाहे एंशंट कह दो, चाहे सिंपल फॉर्म कह दो, सिंपल स्टाइल कह दो, ये तो होता है आपका प्रिमिटिव। दूसरा आता है आपका सबसिस्टेंस। हालांकि ये वर्ड हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़कर आए थे। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज के लिए, मतलब वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, फॉर सेल्फ। ठीक है, खुद के लिए, नॉट नो एक्स्ट्रा, खुद की सफिशिएंट जो भी थिंग्स हैं, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के लिविंग के लिए, खुद की लिविंग के लिए। ठीक है, बात समझो, फार्मिंग करना ओल्ड स्टाइल में और इतना ही प्रोड्यूस करना है कि खुद का सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए, खुद की लाइफ सस्टेन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहा गया है, उसको कहा गया है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रिमिटिव का मतलब हो गया ओल्ड स्टाइल पैटर्न, एंशिएंट टाइम में जैसा होता था वैसे ही। सबसिस्टेंस का मतलब यहां हो गया फॉर ओन सेल्फ, ठीक है, खुद के लिए। तो ऐसे में यहां पर क्या कहा इसने, देखो इट सेज कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है भारत में अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। कुछ इंडिया की कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां पे आज भी पुरानी वही ओल्ड स्टाइल पैटर्न के अंदर हम यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं। देखो एक आदमी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 2 बैल बंधे हुए हैं, एक आदमी है, एक हल है, वो भी देखो बहुत ही ओल्ड स्टाइल है, और उसके ऊपर वो एक बहुत ही पता नहीं कौन से ही मेथड के अंदर खेती करने की कोशिश कर रहा है। सोचो यहाँ पर इनकी स्थिति क्या होगी और पूरे दिन इसका क्या होगा। और यही चीज़ अगर मशीन से होती है तो कितनी जल्दी हो जाती। तो यहाँ पर बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ओल्ड स्टाइल पैटर्न के अंदर अगर कोई पर्सन फार्मिंग करता है और सिर्फ इतनी ही फार्मिंग उससे हो पाती है कि उसका खुद का सफिशिएंसी हो जाए, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, अपनी नीड्स को फुलफिल कर ले, तो उस टाइप की फार्मिंग को कहा जाता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। होपफुली ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एक चीज बताई गई है, यहां पे जो फार्मिंग की जाती है उसको कई जगह पर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्यों? सुनो, मैंने कहा एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। अब एंशिएंट टाइम में लोग जानते तो नहीं थे ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे में, तो ऐसे में क्या होता था, उनको ये वो जान चुके थे कि भैया अगर कोई सीड्स अगर हमने ज़मीन पे बो दिए हैं तो वो ग्रो होंगे और उसके बाद में वो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मतलब और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और हम कई सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं। ये बात तो वो जान चुके थे। समस्या, प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास में टेक्निक्स नहीं थी। तो वो, अब जैसे टेक्निक का मतलब है जो खेत होते हैं, हाँ, खेत को कैसे साफ करना है, एक फसल के बाद में कितना टाइम उसको देना है वापस से अपनी प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए, मतलब फर्टिलिटी उसकी खत्म ना हो, तो इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे। पेस्टिसाइड्स नहीं जानते थे, फर्टिलाइजर्स नहीं जानते थे। तो ऐसे में जो टेक्निक वो फॉलो करते थे वो क्या थी भैया, उस टाइम पर ऐसा तो कुछ था नहीं कि कुछ रिजर्व फॉरेस्ट है या ये ज़मीन उसकी है, ये ज़मीन उसकी है। तो जहाँ पे उनको जो ज़मीन मिलती थी उसको पहले वो क्या कर देते थे, मतलब जैसे पेड़ पौधे थे उनको काट देते थे, जो जो बड़े पेड़ पौधे उनको काट देते थे, काट नहीं पाते थे तो उनको आग लगा देते थे। अब आग लगाने से फ़ायदा क्या, आग लगाने से ये जितना भी यहाँ पे अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। ऐसे में ये जब यहाँ से ख़त्म हो गए, कन्वर्ट हो गए ऐश में, तो इस जगह को साफ करके वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर देते थे। वो प्रोडक्शन तो मैं क्या कहूँ, प्रोड्यूस करते थे, फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, इसी को इसलिए नाम दिया गया था स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। हालांकि आप याद रखें, ये जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, ये इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो झूमिंग कल्टीवेशन क्या है कि इस तरह से इन जगहों को साफ करके वहाँ पे उन्हें प्रोडक्शन लाइक बना दिया जाए, उस पर हार्वेस्ट ग्रो करने लाइक बना दिया जाए, तो इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। क्या करते हैं फार्मर्स बेसिकली क्लीन कर लेते हैं एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड बाय कटिंग द ट्रीज एंड फिर उसको जला देते हैं जो भी वहां पे वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न हो गया। ऐसे में क्या हुआ, इसको क्या कहा हमने, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने ये भी बता दिया, इसको झूमिंग भी कहा जाता है, झूमिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, यहां पर फार्मर्स शिफ्ट टू अनदर पीस ऑफ लैंड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। हालांकि देखो इस बात में एक चीज अच्छी है, ये जो ऐश है यहाँ पे, जो राख है, इन वेजिटेशन की एक तरीके का ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। तो ऐसे में ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, लेकिन कब तक ये प्रोडक्टिविटी रखेगा। तो ऐसे में क्या होता था, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, जब इनको लगा कि अब यहाँ पे फर्टिलिटी जो इसकी है वो कम हो गई है, प्रोडक्शन हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहा है, जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, उससे होता क्या था, इस जगह को वापस से टाइम मिल जाता था अपनी फर्टिलिटी को गेन करने का, और यहाँ पे वापस से इस तरह का नेचुरल वेजिटेशन गेन हो जाता था। लेकिन ये तब ठीक था जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। अदरवाइज तो सोचो, अगर हर कोई इसी तरीके का प्रैक्टिस करने लग जाए तो बहुत दिक्कत होगी, लोगों के पास ज़मीन नहीं होगी, और इवन अगर होगी तो हम सब इतने लालची होते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी लालच को फुलफिल करने के लिए हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि अभी भी मैंने कहा बहुत जगह पर ऐसा होता है। सो देखिए कि फार्मर शिफ्ट कर जाते थे दूसरे पीस ऑफ लैंड पर जब उनको लगता था कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और इसी तरीके का
यहां पर ये जो नया पैच ऑफ लैंड होता था, यहाँ पर सेम मेथड को फॉलो करते हुए वहाँ पे पहले उसको साफ करते थे, पेड़ों को काटते थे, फिर आग लगा देते थे और उसके बाद में वहाँ पर हार्वेस्ट ग्रो करते थे। सेम मैंने वही कहा, जो पुराना वाला लैंड होता था उसको इस दौरान मौका मिल जाता था कि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सकता है। ओके, आगे देखिए, this kind of shifting allows the nature to restore the fertility of the soil through the natural process. इसको इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक जगह पर आपने हार्वेस्ट ग्रो किया। जो झूमिंग कल्टीवेशन है और ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसका बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। झूमिंग कल्टीवेशन में तो हमने क्या किया है, उसको काटा है, पेड़ को आग लगाई है, वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का जो लैंड है उसको क्लियर किया है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसे इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पर ये हार्वेस्ट था, इसको आपने हार्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वेजिटेशन था उसको आपने क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में यहाँ पे आपने हार्वेस्ट ग्रो किया। आपको लगा कि फर्टिलिटी इसकी अब कम हो रही है तो हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। इस जगह को आपने छोड़ दिया। अब जब जगह को आपने छोड़ दिया और दूसरी जगह मूव कर गए आप कल्टीवेशन के लिए, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम भी दिया जा सकता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस तरह का जो शिफ्ट होता था नेचर को, वो अपने आप से फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का मौका देता था नेचुरल तरीके से। नेचुरली एक फर्टिलिटी गेन करने का, रीगेन करने का, रीस्टोर करने का तरीका था ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल साइज प्लॉट। ये सिर्फ तभी हो सकता है, वहीं हो सकता है जहां पे जो जगह होती है छोटी होती है। सोचिए आपने जंगल में आग लगा दी तो क्या पॉसिबल है ये कि वहां पर अलाउ हो सकेगा? ऐसा नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, एक छोटे स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर ये सारी चीजें पॉसिबल होती, की जा सकती है, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए आगे यहां पर क्या है, इस तरह के जो लोग फार्मिंग करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर्स यूजेस सिंपल टूल्स। सिंपल फार्मिंग टूल्स वो यूज करते हैं, हो, दाव और डिगिंग स्टिक। हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक। अब आप चाहे इसको ऐसे देख लो, चाहे वो फावड़ा होता है ना, फावड़ा होती है और इस तरह का कुछ टूल्स होते हैं। आप खड्डा खोदने के लिए मान लो, किसी चीज़ को साफ करने के लिए मान लो, फिर उसको उठाने के लिए मान लो, तो इस तरह के जो ये टूल्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है इस तरह के कल्टीवेशन में। ठीक है, होपफुली चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं एक बार। हिंदी मीनिंग का तो लोचा रह सकता है क्योंकि हिंदी मीनिंग थोड़े टफ होते हैं, लेकिन हाँ ये समझ लो आप, सिंपल सी बात है कि जो होज है या हो है वो फावड़ा कह सकते हो उसको आप। और ये जो दाव होता है ये कैसे भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। वो आपने देखा होगा ना, पुराने ज़माने में ऐसे होता था, इस तरह की कोई चीज़ होती थी, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दाव कहा जाता है। ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे काटते हैं जो। एंड जो डिगिंग स्टिक्स है, अब ये तो कैसी भी हो सकती है, जो खड्डा खोदने के काम में है। ठीक है, कुल्हाड़ी तो नहीं कहेंगे, फावड़ा भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह के टूल्स जो पुराने ओल्ड स्टाइल टूल्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। अब देखो इसमें और क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है, अब ऑब्वियसली कोई पर्सन इस तरह का काम कर रहा है जो पुराने ओल्ड स्टाइल पैटर्न में है, तो जो प्रोडक्टिविटी होगी, एक्सपेक्टेशंस क्या लगाओगे आप, ऑब्वियसली लो होगी और अनसर्टेन होगी। सोचो इनमें से दो बैल काम में ले रहा है, वो एक बैल मर गया तो बीमार हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हो पाएगी अच्छे से? नहीं हो पाएगी। ये खुद बेचारा बीमार हो गया तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अनसर्टेन होती है, इवन लो भी होती है, क्योंकि आदमी फिजिकली काफ़ी काम करता है और वो पूरे टाइम तो काम कर नहीं सकता, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि मशीन तो कितना भी काम कर सकती है, इवन तेज़ी से और करेगी। तो इनकी खुद की क्या है, खुद की कैपेबिलिटीज फिक्स है, लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली लिमिटेड ही इनका प्रोडक्शन होगा। जो फार्मर्स होते हैं डू नॉट यूज एनी फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें पुराने तरीके से कर रहे हैं, तो वही एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है इसमें। होपफुली समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या है, क्योंकि इसमें मॉडर्न कोई भी तरीका नहीं है, सो प्रोडक्टिविटी के लिए, जब इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, तो हम हमेशा, ऐसे ये जो लोग होते हैं ये हमेशा मॉनसून पे डिपेंडेंट रहते हैं और जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की उस पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एनवायरमेंट इनके फेवर में हो। एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ भी होती हैं, अगर नेगेटिव होती है तो इनकी हार्वेस्ट मैक्सिमम टाइम खराब हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल जो होती है बर्बाद हो जाती है।
या अनएक्सपेक्टेड रेन हो गई कभी, तो फसल बिल्कुल तैयार है लेकिन अचानक से बरसात होगी, तो क्या हुआ, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब सोचो एक इतना बड़ा खेत है, अचानक बरसात आ गई, खेत में गेहूं लगे हुए हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, अब ऐसे में इनको काटना पड़ जाए, अचानक से बरसात आ जाए, तो यहां से इसको काटना शुरू करेंगे, हाथ से काटना शुरू करेंगे, तो सोचो यहां तक काटने में तो बरसात काम कर चुकी होगी अपना। तो इसने कहा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है इनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, कितनी होगी, क्योंकि पानी, इसके अलावा फर्टिलाइजर और इसके अलावा ग्रेस, वो सारी की सारी चीजें किस पे है, नेचर पे डिपेंड करती हैं। इसी कारण से ये माना गया है कि ओल्ड स्टाइल पैटर्न है। दूसरे पर आ जाते हैं अपन, विच इज एक्चुअली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, पहला वाला कौन सा है, प्रिमिटिव, और दूसरा वाला है अपना इंटेंसिव। पहला वाला हमने जो देखा है प्रिमिटिव है, दूसरा है इंटेंसिव। देखिए इसमें क्या होता है, सेम पहले वही पैटर्न फॉलो करो कि इसका मीनिंग एक बार समझ लें अपन, तो ये ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे प्रिमिटिव में क्या किया था अपन ने, प्रिमिटिव में बेसिकली वहां पर ये देखा था कि ओल्ड स्टाइल पैटर्न है, एंशिएंट टाइप है। इंटेंसिव का मतलब होता है कोई चीज डेंस हो, डेंस मतलब काफी ज्यादा, किसी जगह पर अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स ज्यादा हो तो उसको डेंस कहेंगे। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, किसी एक जगह पर कोई चीज काफी ज्यादा फॉर्म में हो, काफी ज्यादा लिमिट में हो, मतलब आप कह सकते हो काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो उसकी, तो इस तरह की फार्मिंग कैसी कहलाती है, इंटेंसिव। अब ऑब्वियसली कोई एक जगह ज्यादा क्या भरोगे, तो किसी जमीन के अंदर ही तो ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे आप, तो उसी को कहा जाता है। देखो क्या है, इसको समझते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। देखिए आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी मेट्रो सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, जहां पे जॉब की तलाश में बहुत सारे लोग मूव कर जाते हैं और वहां पर अब सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे बॉम्बे सिटी का देख लो आप, तो बॉम्बे में क्या है, एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, या लोगों के पास में रहने के लिए बड़े बड़े कमरे ना होकर के छोटे छोटे कमरे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। ऐसा होता है ना, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की। तो यहाँ पर भी वही है कि फार्मिंग सब करना चाह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ज़मीन तो लिमिटेड है ना, 2 स्टोरी 3 स्टोरी थोड़ी बना सकते हो, ज़मीन तो लिमिटेड है, काम करने वाले ज़्यादा हैं। अभी एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो इंटेंसिव का मतलब लिमिटेड पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, लेकिन सेम वही चीज खुद की नीड को पूरा करने के लिए। फिर वही बात आप ये याद रखना कि यहां पे भी अपनी नीड्स को ही पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिव का मतलब जो ज्यादा डेंस्ड हो, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन आप करो। ऐसा सिर्फ वहां होता है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और इस तरह की फार्मिंग को कहा जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज यहां पर क्या होता है, जमीन, देखो सोचो, जमीन तो फिक्स है, ज्यादा लेबर, काम जल्दी, दूसरी हार्वेस्ट के लिए तैयारी जल्दी कर सकते हो। और ऑब्वियसली जहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो जमीन तो सबके पास होगी नहीं, तो वो क्या काम करेंगे, लेबर वर्क करेंगे। तो इसलिए यहां पर लेबर काफी देखने को मिल सकता है। और ये जैसे इमेजिन कीजिए कोई बिग फार्मर है, तो उसके पास जमीन का टुकड़ा होगा और उस पर मैक्सिमम लोगों को अपॉइंट करेगा, और अपॉइंट करने के बाद में वो प्रोडक्टिविटी गेन करेंगे, ठीक है, मतलब वो प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये इसको क्या कहा जाता है, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ जो लेबर्स है वो ज़्यादा होती है, इसका इसीलिए दूसरा नाम क्या है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। यहां पर एक छोटा पीस ऑफ लैंड है, ऑब्वियसली इसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड होगी, लेकिन यहां पर बायोकेमिकल्स जो होते हैं उसको ज्यादा मतलब इनपुट कर दिया जाता है इसमें। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें फर्टिलाइजर जो होते हैं और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। इरिगेशन की टेक्निक्स को थोड़ा सुधार दिया जाता है, जिससे कि फार्मिंग ज्यादा अच्छे से हो सके, अच्छी हार्वेस्ट हम ग्रो कर सके। बात समझो कि यहां पर जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं वो ज्यादा कर दिए जाते हैं, उसके डोज को हाई कर दिया जाता है, इरिगेशन टेक्निक्स को थोड़ा सा बेहतर बना दिया जाता है, और इंटेंसिव फार्मिंग को और ज्यादा कल्टिवेबल बना दिया जाता है, इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है ड्यू टू दिस। क्यों? प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए ऑफ कोर्स। सो इस तरह की जो हार्वेस्ट की जाती है, ग्रो किया जाता है, ये इंडिया के
इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसा होता है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब आ जाएगा, पंजाब के बाद हरियाणा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। इन सभी जगहों पर इस तरह का फार्मिंग किया जाता है। किस तरह का फार्मिंग? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाले जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, लगभग लगभग उन सभी जगह पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। आगे देखिए। अच्छा, ये अच्छी चीज है। देखिए ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इसी के कारण से जो लैंड है वो डिवाइड हो जाती है नेक्स्ट जो जनरेशंस आती है उसमें। अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण ही ऐसा किया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसा देखने को मिलता है, और इसके कारण से जो जमीन होती है वो डिवाइड हो जाती है कई सारे पार्ट्स में। कैसे होती है? लेट्स सी। इसने कहा कि क्या होगा कि डिवीजन हो जाएगा जमीन का, जिसके कारण से जो लैंड का साइज होगा वो बढ़ जाएगा, लैंड होल्डिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, स्मॉल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, और इसके कारण से ये अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। कैसे होता है इसको देखो, समझो। यहां पर एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए यहां पर एक पीस ऑफ लैंड है, दिख रहा होगा वैसे तो, और ये जो पीस ऑफ लैंड है, इसका रंग चेंज कर देते हैं, आपको शायद हो सकता है दिख नहीं रहा हो। ये जो पीस ऑफ लैंड है ये एक आदमी के पास था, अंकल के पास था। अंकल ने इसको हार्वेस्ट किया, ग्रो किया, इनके दो बच्चे हुए, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। अब इस जमीन के दो टुकड़े हो गए, जमीन के दो टुकड़े हो गए, ए और बी। ठीक है, मतलब आप एक और दो कह दो, ए और बी कह दो। इस पर्सन दो टुकड़े होने के बाद में इनके भी दो बच्चे हुए मान लेते हैं, और इनके भी दो बच्चे हुए मान लेते हैं। जमीन का टुकड़ा उतना ही है, बट इनके डिवीजन से ज्यादा हो गए। अब आप बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राइट ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि आप डिवीजन करो किसी भी लैंड का या किसी भी प्रॉपर्टी का इक्वल फॉर्म में, इफ दे हैव हम जो भी इनके जो बच्चे हैं उनके बिहाफ पे डिवीजन करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का आपको बराबर बराबर। तो कोई जमीन है, उस जमीन का आपने बराबर बराबर क्या किया? डिवीजन कर दिया। सोचिए, इस जमीन पे होने वाला प्रोडक्टिविटी और इस जमीन पे होने वाले प्रोडक्टिविटी में कितना अंतर है। यहां पर आपने बाउंड्री बनाई है, ये जमीन तो आपने बर्बादी कर दी, बेकारी कर दी, और जो बचा कुचा एरिया था उस पर भी आप हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी गेन नहीं कर सकते, ड्यू टू ऑब्वियसली यहां पर इन सबके पास में इक्वल टेक्निक्स थोड़ी होंगी, और इतना सा पीस ऑफ लैंड है, इसमें क्या वो ग्रो कर सकते हैं। ऐसा ही होता रहा, और जो मैंने आपको कहा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो जगह है, जो स्थिति है, पोजीशंस है, वो ऐसी ही हो गई है। इसी के कारण लोगों को छोटी जमीन पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने के चक्कर में इस तरह का मेथड अडॉप्ट करना पड़ रहा है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें बताया गया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो प्रैक्टिस की जाती है जहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया, फार्मर्स चाहते हैं कि वो छोटे से पीस ऑफ लैंड में लिमिटेड एरिया के अंदर मैक्सिमम आउटपुट गेन कर लें। साथ ही साथ दे डोंट हैव अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके पास केवल जमीन है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो क्या चाह रहे हैं, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि जो भी उनके पास में है उस पे मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है वो गेन कर सके। ऐसे में ये जो जमीन होती है उसके ऊपर बहुत टाइप ऑफ प्रेशर्स देखने को मिलता है। आप सोचो, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, एक बार ऐसे देखो, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें बार बार जो पर्सन एक होगा या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, व्हाटएवर जो भी पर्सन होगा वो चाहेगा कि मैं बार बार इस पे खेती करूं, क्योंकि उसके पास में दूसरा कोई अल्टरनेटिव ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। यहां पर क्या होगा, ही विल ट्राई टू डू मोर एंड मोर हार्वेस्ट ओवर अ पर्टिकुलर लैंड फॉर्म। जो लैंड एरिया है उसे बार बार वो प्रोडक्शन करना चाहेगा। इसके लिए वो फर्टिलाइजर्स यूज करेगा। फर्टिलाइजर्स केमिकल हो सकते हैं, बायोकेमिकल हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। हालांकि नॉर्दर्न साइड की बात करें तो वहाँ बायोकेमिकल्स ही यूज ज़्यादा करते हैं, लेकिन आजकल तो मिक्स है मामला। ऐसे में देखो, इसके ऊपर जो प्रेशराइजेशन होगा ना इस ज़मीन पर, वो काफ़ी बेहद होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा?
क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन होगा पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा इसी लैंड पर, इससे मिलने वाले प्रोडक्टिविटी को वो बेचेगा, खुद कंज्यूम करेगा और जो भी करना है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? इसकी प्रोडक्टिविटी पर। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आपने ज्यादा बंटवारा कर दिया, ज्यादा चीजों को बांट दिया ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस, तो ऐसे में आप क्या कर देते हो? प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेटिकली कम कर देते हो, और ये जो मेथड होता है ये अनइकोनॉमिकल होता है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 2 पॉइंट हमने देखे हैं, हमने 2 टाइप ऑफ फार्मिंग देखी है। एक हमने देखा था प्रिमिटिव और दूसरा देखा आपने इंटेंसिव। तो प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड इफ यू हैव देन यू मस्ट आस्क थ्रू द टेलीग्राम चैनल, या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो हमने कौन कौन सा देखा? अभी प्रिमिटिव देखा, इंटेंसिव देखा। बाकी के जो 2 मेथड है इसको हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तब तक इसको आप रिकैप करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। ये भी आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे मुझे कौन कौन से स्टेट है आज भी, कौन कौन से एरिया है जहां पे प्रिमिटिव आज भी प्रैक्टिस की जा रही है, और कौन से स्टेट है जहां पे इंटेंसिव आज प्रैक्टिस की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं अबाउट द 2 more different types of farming. Thank you so much.